थे सभी अभ्यर्थियों को पता है, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से सभी को बता दिया था। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा तृतीय चरण की काउंसलिंग को लेकर के, कि तृतीय चरण की काउंसलिंग के ऊपर में क्या वार्ता हुई है। आज हम लोग हमारे संगठन के और हमारे कोर टीम के सभी वरिष्ठतम पदाधिकारी हम लोग गए थे सचिवालय में, और प्रधान सचिव जी से और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। हम लोगों का पहला प्रश्न था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कब होगी, तो प्रधान सचिव जी आज स्पष्ट कर दिए कि चुनाव के बाद ही होगी, और उनका कहना था कि चुनाव आयोग अनुमति नहीं दे पाई है, जिसके कारण हम ये चुनाव के बाद करेंगे, यानी 12 दिसंबर के बाद, यानी 12 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हम ये तीसरे चरण की काउंसलिंग करेंगे। और नियुक्ति पत्र वितरण करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही हम नियुक्ति पत्र वितरण की बात करेंगे, और 31 अक्टूबर तक जो हम लोगों ने डेडलाइन दिया है वो 31 अक्टूबर तक हम लोग सर्टिफिकेट की जांच करा रहे हैं। तो ये उनका जवाब था आज, और वो जवाब जो था उस जवाब से चूंकि हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अनुमति की बात तो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं मिली है, तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को एक लेटर निकाल देना चाहिए कि चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलने के कारण हम जो तीसरे चरण की काउंसलिंग है वो 12 दिसंबर के बाद करेंगे। तब अभ्यर्थियों को इस पर विश्वास भी होगा कि सही में चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी है, तो ये विभाग को एक लेटर निकालना चाहिए ताकि स्पष्ट हो पाए। तो कहीं न कहीं विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण के रूप में जो आज भी जो हम लोगों ने सवाल किया था उसका जवाब हम लोगों को मिला। जी सर, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न वैसे बन जाता है, अभ्यर्थी इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव साहब, शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि चुनाव से इस बहाली पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो फिर बीच में कहां से ये बात ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से हमें अनुमति नहीं मिली। तो सबसे पहली बात है कि विभाग का मंशा नहीं है कि चुनाव से पहले हम करें, उसमें 3 बातों पर हमें ध्यान देने की चीज है। आज जिसे प्रधान सचिव जी ने कहा कि अनुमति संभवतः नहीं मिली है और हमें लगता है कि चुनाव के बाद हमें काउंसलिंग कराना होगा, और लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब चुनाव आयोग को अनुमति नहीं देना था तो चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण क्यों मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा कि क्या हाईकोर्ट का कोई डिसीजन है जिसमें यह दिया हुआ है कि नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, या चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है। हमें पता चला है कि यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कहीं न कहीं जो जिस नियोजन निकाय में आपको काउंसलिंग करानी है उसका आंकड़ा हमें भेजिए कि कौन सा जिला, किस पंचायत, किस प्रखंड, किस जिले में जो है वो कौन सा नियोजन निकाय में आपको काउंसलिंग करानी है उसका लिस्ट बताइए। और दूसरी बात है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी का कहना है कि चुनाव आयोग के यहाँ गए थे तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आपके सारे स्टाफ जो है हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इसलिए हम सक्षम नहीं है कि हम काउंसलिंग करा पाए। तो कहीं न कहीं कई तरह की बातें सामने आ रही है, किस बात पर विश्वास किया जाए। तो हम तो सीधे शिक्षा विभाग से ये कहना चाहेंगे कि आप ही ने कहा कि इस पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, प्रधान सचिव जी का स्टेटमेंट है, तो फिर ये कौन सा प्रभाव चुनाव आयोग का इस पर पड़ने लगा। तो कहीं न कहीं आप एक लेटर निकाल दीजिए कि चुनाव से निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलने के कारण हम तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं, तब हमें विश्वास होगा। तो आप इसको लेटर निकाल सकते हो, निकालिए। तो कहीं न कहीं इसमें ताल मटोल करके इन लोगों को मनसा ही नहीं है कि चुनाव से पहले करें। इन लोगों को पहले ही दिमाग में बैठा लिया है कि हमको चुनाव के बाद करना है। ये बात स्पष्ट है, इसको भले घुमा फिरा करके लोग बार बार हम लोगों को जाते हैं वहां पर बात करते हैं और सिर्फ जो है इस आश्वासन में बदलाने के सिवा कोई काम नहीं होता। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रहा है। जी, तो सर दूसरा प्रश्न होगा मेरा कि जैसे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया यदि संपन्न नहीं होगी तो 31 अक्टूबर तक का जो एक डेट दिया गया है कि सर्टिफिकेट का आप जांच पूर्ण कीजिए और नियुक्ति पत्र वितरण की जो बात आगे बढ़ेगी तो इससे तो वो भी प्रभावित होगी। फिर बिल्कुल प्रभावित होगी, और जिस तरह से 31 अक्टूबर को जो इन्होंने डेडलाइन दिया है कि हम सर्टिफिकेट का वेरीफाई करा लेंगे, आप पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, और प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय भी IAS हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने
कितना हो कोशिश कर लेंगे। जिस तरीका से ये कह रहे हैं कि हम सत्यापन करा लेंगे सर्टिफिकेट का, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट, मैट्रिक, इंटर या बीटेड या सीटेड का सर्टिफिकेट है, बीएड का यूनिवर्सिटी से आपको जांच कराना है। फिर बिहार के बाहर के अदर स्टेट वाले का भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए और उसके बाद बीटेड सीटेड सर्टिफिकेट का जांच कराना है। तो क्या ये संभव है कि 31 अक्टूबर तक आप जांच करा लेंगे? ये इस तरह से केवल अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए 31 अक्टूबर को डेडलाइन दे दिया गया। हम लोग बार बार ये डेडलाइन मांग रहे थे और उसी के सिलसिले में इन्होंने डेडलाइन दे दिया कि ताकि अभ्यर्थी शांत रहे। लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूं कि ये जो तरीका, जो मैनुअल तरीके से जो बातें कही जा रही है, ये संभव नहीं है। एक अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट का वेरीफाई करने में 15 दिन समय लगेंगे और उसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी से लेकर के सारा चीज। मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा कि भूतपूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत सर ने एक पोर्टल बनाया था काफी मेहनत करके, और उन्होंने इस पोर्टल को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो ऑनलाइन इसको वेरीफाई करा लिया जाएगा। जैसे वहां पर लिंक भेज करके, और चूंकि हमारे जितने भी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ उनका अपलोड है वेबसाइट पर, तो वो वहां से लिंक भेजेंगे और वहां से अपने विभाग का लिंक को खोल करके और उससे टैली कर लेंगे इनका सर्टिफिकेट का। जो सही रहेगा वो क्लिक करेंगे, जो गलत होगा उसको एक अलग लिस्ट बना देंगे, गलत का अलग लिस्ट बन जाएगा। उस तरह से मैट्रिक, इंटर का तो कम से कम हो जाता है। जहां तक यूनिवर्सिटीज का प्रश्न है, तो यूनिवर्सिटीज में आपको पता होनी चाहिए कि उसमें कम से कम बहुत से यूनिवर्सिटीज है, कम से कम 60% ऑनलाइन वहां भी डॉक्यूमेंट डेटा को संलग्न किया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें कम से कम 60% यूनिवर्सिटीज का भी ऑनलाइन हो जाता है इसी लिंक के माध्यम से, इसी पोर्टल के माध्यम से। जहां पर 40% अगर यूनिवर्सिटीज में सर्टिफिकेट का जांच नहीं हो पाता तो उसको आप मैनुअल उसको 40% आप करा सकते हैं, लेकिन 60% तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में भी हो जाएगा। आजकल कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसका ऑनलाइन नहीं व्यवस्था है? ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट पुराना होगा जिसको मैनुअल करा सकते हैं, तो 60% यूनिवर्सिटीज का हो जाता, मैट्रिक, इंटर का 100% हो जाता। ये तो कम से कम समय में हो जाता। पहला बात। दूसरी चीज है कि आपको मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट का जांच हो जाएगा, और जो डीएलएड करके जो पेपर 1 में जो गए हैं तो मैट्रिक, इंटर के आधार पर पेपर 1 में है, तो उनका तो पेपर 1 वाले को तो क्लियर हो जाता। और 68 में जिनका मान लीजिए कि बीएड है या जो सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटीज के जो बीए का सर्टिफिकेट है उसका यूनिवर्सिटीज में जांच होता है, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन पेपर 1 वाले को, जो पेपर 1 वाले हैं, उनका तो मैट्रिक, इंटर के आधार पर जो डीएलएड किए हैं, जो सीटेड बीटेड पास किए, उनका तो कम से कम क्लियर हो जाता। तो कहीं ना कहीं उस पोर्टल के माध्यम से ये संभव हो जाता है। लेकिन पता नहीं सरकार ये उन सारे पोर्टल के पीछे इतना पैसा खर्च किया गया और तैयार किया गया ऑनलाइन व्यवस्था के लिए, फिर इसको सरकार कैसे मैनुअल में तब्दील कर दी। और मैनुअल के द्वारा जो सर्टिफिकेट का जांच हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें काफी लंबा समय लगेगा। इसमें 2 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्ष लग सकता है। ये हम भी जान रहे हैं, क्योंकि हम भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए, हमको पता है कि इसमें क्या होता है। आप एक लड़के का सर्टिफिकेट का जांच करा करके देखिए, उसमें 15 दिन से कम समय नहीं लगेगा मैनुअल में, लेकिन ऑनलाइन में नहीं होगा। ऑनलाइन में बहुत जल्द हो जाएगा। तो पता नहीं ये पोर्टल जब बना हुआ तो फिर मैनुअल कराने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर मैनुअल कराना भी तो उसका कारण बताते हो, तो कारण तो मैं बता रहा हूं कि वो चाहते हैं कि इस बहाली को इतनी लंबी अवधि तक खींच के ले जाओ। और जब हम लोग 2017-18 में जब हम लोग सचिवालय में जब जाते थे तो वहां के पदाधिकारी जो बोलते थे, आज मुझे याद आ रहा है, वो कहते थे कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सरकार 2023-24 से पहले बहाली नहीं करने वाली है। और यही सरकार की मंशा है कि 22-23-24 तक इलेक्शन के पहले, इलेक्शन जब आएगा 24 में, वहां तक इसको खींच करके ले जाओ और इलेक्शन के कुछ दिन पहले इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। यही सरकार का प्लानिंग है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ जी। तो सर, जैसे कि 38,000 जो हमारे साथी चयनित हुए हैं, उनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन्होंने जमा कर लिया है, और आप इस तरह से बता रहे हैं कि 2 साल भी लग जाएगा, 5 साल भी लग जाएगा,
तो इसके ऊपर में क्या प्रयास करना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को और आपकी टीम को, और आप भी कर ही रहे हैं, और शिक्षा विभाग को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि टीईटी का प्रमाण पत्र जांच के विद्यालय दे देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज हम जो चयनित अभ्यर्थी है और जो अचयनित अभ्यर्थी है, दोनों भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ। चयनित जो है वो बिल्कुल ही जिनका चयन हो गया वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा बाजी मार लिए, अब हमको हम तो बिल्कुल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, स्कूल में योगदान कर देंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो चयनित अभ्यर्थी है, जो उसमें मैं भी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही चिंता का विषय है, और इसको आप एक मजाक के रूप में नहीं लें। एक बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत लंबी अवधि तक ये जांच प्रक्रिया को ले जाना चाहते हैं। और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, आप बताइए, काउंसलिंग जो आप कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद करेंगे, तो दिसंबर में मान 12 दिसंबर के बाद होगा, तो 12 दिसंबर के बाद जब काउंसलिंग होगा तो भर महीना काउंसलिंग दिसंबर में चलेगा, फिर उसकी जांच करवाएंगे। तो हो सकता है कि कहते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र दे। तो आपको लग रहा है तो कहीं न कहीं हमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग को बीच बीच में करना पड़ेगा। इसी बात को आज हम लोग चर्चा किए, और इस बात को चर्चा करने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कहीं न कहीं एक प्रोग्राम बनाया जाए, जो प्रोग्राम ऐसा हो जो कि सरकार पर दबाव बनाए। और इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि रविवार यानी 10 अक्टूबर को रविवार को 11 बजे दिन से हम लोग एक ट्विटर महासंग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें एक हैशटैग का जो विषय हम लोग रखेंगे उनमें सारे लोगों की समस्याओं को सम्मिलित रूप से उसको विषय बनाया जाएगा। चयनित वाले को, अचयनित वाले को, या जो 7वें चरण में जो आने वाले उनको, सारे लोगों को मिला करके एक ऐसा विषय बनाया जाएगा ताकि सब लोगों को लगे कि मैं एक सम्मिलित रूप से काम हो रहा है। उस तरह से हम लोग हैशटैग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कल शाम तक हम लोग हैशटैग को बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कहीं न कहीं मैं सभी अभ्यर्थियों से, चाहे वो बिहार के हो, चाहे बिहार से बाहर के हो, चाहे वो चयनित हो अचयनित हो, 6 दिसंबर वाले हो, चाहे वो जो अभ्यर्थी अभी भविष्य में जो टीचर बनने वाले हो, सभी लोगों से, इष्ट मित्र दोस्त, सत्ता पक्ष विपक्ष, सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग मिलकर के रविवार को 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से इस ट्विटर महासंग्राम के जो हैशटैग का विषय है उस पर आप लोग ट्विटर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, ताकि सरकार को हम बता दें कि हम लोग एक हैं, और हमारी समस्या पर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग इसी तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे। और जब हम लोग को ये महसूस कर लेंगे, जैसे तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों को ये महसूस हो जाएगा कि अब ये सरकार लंबी अवधि तक खींच करके ले जाना चाहती है, तो हम लोग पूरे एक बहुत ही विशाल आंदोलन की तैयारी में भी हम लोग आप ही से लग जाए, और एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें करो और मरो की बातें आएंगी, और हम लोग उसको किसी भी तरह से सरकार को लंबी अवधि तक खींच कर नहीं ले जाने देंगे, उनको मजबूर कर देंगे कि कम से कम हम लोगों की मांग पर विचार करे और हम लोगों की मांग को पूरा करे, और नियुक्ति पत्र दे और स्कूल में हम लोगों को योगदान कराए। जी, तो इस तरह का हमें मिल करके काम करना होगा। आज देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, सबको अपना अपना एक डेमोक्रेटिक राइट है, अधिकार है उनको कि वो अपनी अपनी मांग को सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन हम बार बार इस बात की जोर देते हैं कि जब हम लोग सम्मिलित रूप से चल करके और सम्मिलित रूप से एक होकर के अगर हम मांग रखते हैं, हम नियुक्ति पत्र की भी मांग रखें, हम तीसरे चरण की काउंसलिंग की भी मांग रखें, तो इस पर ज्यादा जोर पड़ेगा, ज्यादा बल पड़ेगा। लेकिन अगर हम टुकड़े टुकड़े में बंट करके अगर हम काम करेंगे तो ना हमें फायदा होगा ना आपको फायदा होगा। तो इस तरह के काम आप लोग नहीं करें, सब लोग मिल करके काम करें। जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो भी हमारे हैं, और जिनका चयन हो चुका है वो भी हमारे हैं। दोनों को मिल करके एक सम्मिलित रूप से हम लिखित बना करके हम लोग वहां पर जो है उसको जो भी हम लोग को मांग है रखना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं होकर के काम करेंगे, आपस में जो दुर्भावना रखेंगे, एक दूसरे के प्रति दाह ईर्ष्या रखेंगे, तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखा जाए। सर, बीच में एक प्रश्न और बन रहा है। कल मेरे पास में एक अभ्यर्थी का फोन आया, वो 2 बार काउंसलिंग करवाए और दोनों बार उनका रद्द कर दिया गया, यानी कि 2 महीने बाद काउंसलिंग रद्द किया जा रहा है। कौन से नियमावली में ऐसा लिखा हुआ है? इस प्रकार से शिक्षा विभाग क्यों कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम प्रश्न है। और आज हम बांका और भागलपुर पूर्णिया के बहुत से कैंडिडेट, बहुत सी महिलाएं आई थी,
उनको 2.5 महीने के बाद प्रथम चरण में सिलेक्शन हुआ था, द्वितीय चरण में सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों को अभी जाकर के कैंसिल कर दिया गया। आपको याद होगा जब प्रथम चरण की काउंसलिंग हो रही थी तो भूतपूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत सर ने ये सर्कुलर बनाया था कि काउंसलिंग के 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको कंप्लेन करना है। अगर कोई तरह के आपको दिखाई दे रहा है कि गलत तरीके से हुआ या किसी तरह का मतलब उसमें जालसाजी हुआ है या फॉर्जरी हुआ तो आप उसको कंप्लेन करें और 48 घंटे में उसका निराकरण भी करना था और उसके बाद LIC पर अपलोड कर देना था। लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि जब ये 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कंप्लेन लेना था, कंप्लेन का निराकरण करना था और उसको LIC पर अपलोड करना था, तो फिर 2.5 महीने के बाद कौन सा कंप्लेन लिया जा रहा है और कौन सा कंप्लेन के द्वारा इसको रद्द किया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि कहीं भी नियोजन इकाई में अगर एक लड़का का गलती से, चाहे वो नियोजन इकाई की गलती से हो, चाहे वो उस अभ्यर्थी की गलती से हो, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है और उनके कारण उस पूरे नियोजन इकाई को रद्द कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? हम तो शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि जहां पर जिस अभ्यर्थी का आपके नियोजन इकाई की गलती के कारण हुआ, उस नियोजन इकाई पर FIR किया जाए और उस लड़का का ही रद्द किया जाए जिस लड़का का गलत तरीके से हुआ। बाकी लोगों को आप रद्द क्यों करेंगे? बाकी जो सही ढंग से जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उसको रद्द कैसे करेंगे? और आप उसको रद्द करेंगे इसका मतलब कि उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अब आपको बताइए कि सारा काउंसलिंग हो गया, वो कौन सा काउंसलिंग में भाग लेगा? तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अगर एक लड़का का गलती है, चाहे वो नियोजन इकाई के कारण हो, उस पर FIR कीजिए ताकि दूसरे नियोजन इकाई वाले सबक लेकर के उस गलत काम को करना छोड़ देंगे और उसी लड़का को रद्द कीजिए। बाकी लड़कों को क्यों रद्द करेंगे? जिसका सही हुआ उसको रद्द क्यों करेंगे? उसकी क्या गलती है? ये सर्कुलर को बदलना होगा शिक्षा विभाग को, और जहां पर एक गलती है उसी को रद्द कीजिए और उसका भी सिलेक्शन वहां पर काउंसलिंग करा करके उसको फिर उसको सही कर दीजिए। जो सही कर लीजिए तो उसको बुलाइए, उसको काउंसलिंग करिए। जैसे कि आपको पता होगा कि मधुबनी में लखनऊ पंचायत में हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन आप पूरे नियोजन इकाई को रद्द कर दे रहे हैं और बेचारा निर्दोष लड़के काफी परेशान है। और अभी भी जिनका सिलेक्शन हुआ LIC पर, चाहे वो बिहार सरकार का पोर्टल हो, चाहे वो जो जिला का पोर्टल हो जिस पर LIC पर लोड हुआ, वो भी अभी सशंकित जी रहे हैं। उनको रात में नींद नहीं आ रही कि कहीं मेरा तो कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा नियम बना था? जब आप 24 घंटा 48 घंटा का टाइम डेडलाइन दिया गया था तो फिर 2.5 महीने के बाद कौन सा कंप्लेन आप सुन रहे हैं और कौन सा कंप्लेन का आधार आप रद्द कर रहे हैं? ये तो गलत है। जी सर, एक प्रश्न मैं बीच में आपसे करूंगा। और जैसे कि मैंने बहुत सारे DO साहब से बात किया, जिला शिक्षा पदाधिकारी चाहे स्थापना से बात किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने एक सुझाव जो है वो मुझे बताया। और आपसे यदि कोई सुझाव मांगे या शिक्षा विभाग ही सुझाव मांगे कि कोई ऐसे पारदर्शिता वाला तरीका आप बताइए जिसको हम जांच करके तत्काल हम जो है जो विद्यालय प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? क्योंकि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, स्थापना है, उनका कहना था कि TET ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम आसानी से जांच कर सकते हैं, उसके आधार पर आप सभी को विद्यालय दिया जा सकता है और उसके बाद हम लोग आसानी से फिर अपना जांच करते रहेंगे। तो क्या ये सुझाव आप देना चाहेंगे शिक्षा विभाग को? बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि TET का या CTET का सर्टिफिकेट का अगर वेरीफाई आप करा लेते हैं और कराने के बाद आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए और उसके बाद आप हम लोगों से कोई ना कोई लिखित रूप से प्रमाणित ले लीजिए या कोई एफिडेविट ले लीजिए हम लोगों से कि हाँ इस तरह का चीजें मतलब हम लोग लिखित रूप से दे देते हैं कि हम लोगों के सर्टिफिकेट में किसी तरह का गलती होने पर हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो चयन हुआ है उसको रद्द किया जा सकता है। जब हम लोग लिखित रूप से एक आवेदन के रूप में या उसको एफिडेविट बना के देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और बिल्कुल सही बात है, चाहे तो दो ही तरीके से काम करें। एक तो पोर्टल जो बना है उसके तरीके से काम करें तो जल्द हो जाएगा, और नहीं तो अगर TET का या CTET या PTET का सर्टिफिकेट जांच कर लीजिए, या उसको सर्टिफिकेट का जांच करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम लोगों से एक एफिडेविट ले लिया जाए, लिखित बनाकर हम लोग दे देते हैं, सभी अभ्यर्थी दे देंगे और आप जांच करिए और हम लोग को योगदान करा दीजिए ताकि हम लोग स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाएं, उसमें आपको सरकार को सहयोग करें, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। और आप जो है इसको योगदान करा दीजिए और सर्टिफिकेट का वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई कराने के बाद आगे की प्रोसेस आप प्रक्रिया करें, ये हो सकता है।
जी। तो सरकार के पास तो सारा ऑप्शन है, लेकिन ये सरकार, हम आपको हकीकत बता रहे हैं, ये 2023-24 तक इलेक्शन के टाइम तक खींच करके ले जाना चाहती है। ये केवल जांच के प्रक्रिया के नाम पर। कैसे नहीं हो रहा कि चुनाव आयोग का अनुमति नहीं मिल रहा तो हम कहां से करेंगे। ये हर कोई को बहाना बना करके किसी तरफ से टाल मटोल करना चाहती है। इनका अगर नियत साफ रहेगा, मंशा साफ रहेगा तो तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही टाल मटोल कर ले जाना चाहती है। ये हकीकत बात है। आज मैं बोल रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, कल आपके सामने होने वाला है, तब आप कहिए कि मैंने क्या बोला था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सभी लोग मिल करके काम करें, आपस में फुट मत इधर से उधर करके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो सोच रहे हैं कि हम तीर मार लेंगे, चाहे हम हो या कोई हो, कोई तीर नहीं मार पाएगा। सबको एक दिन रोना ही पड़ेगा और अंत में फिर एक ही जगह जुटना पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं हम लोग सारी चीजों को भूल करके एक साथ मिल करके काम करें, ताकि हम सरकार पर दबाव बनाएं और हम बिल्कुल अपनी स्कूल तक योगदान करने में हम लोग सक्षम हो पाए।